जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग हुबली गैरेज एंड रिपेयर वर्कशॉप का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 11 फरवरी 2021 का कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, और जहाँ पर भी आप लोग को डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स में आप लोग लिखिए, उसका जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन दी। ये देखिए, यहीं पर आप लोग को PEASD पूछ रहा है। आप लोग का ICF कुछ में जो PEASD रहता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ये कहाँ पर रहता है? ये आप लोग का रहता है एंड वॉल में रहता है। याद रखिए, ये आप लोग का कहाँ रहता है? एंड वॉल में रहता है। तो आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। द फुल फॉर्म ऑफ ACP इज, ACP का फुल फॉर्म अलार्म चेन पुलिंग होता है। याद रखिए, ये देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। PEASD का पूरा नाम देखिए, द फुल नेम ऑफ PEASD फिर अभी डिस्कस हुआ था इसके बारे में। तो आप लोग का जो PEASD का फुल फॉर्म होता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहाँ पर है वो आप लोग चूज कर दीजिए। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ये देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। 16.25 टन एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग की फ्री ऊंचाई क्या है? व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ 16.25 टन एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग? ये देखिए आप लोग का जब 16.25 बोलने से ये AC के लिए हो जाता है, और ये आप लोग का जो ICF कोच के लिए एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का यहीं पर आप लोग का हाइट पूछ रहा है। तो फ्री हाइट पूछ रहा है, तो पहले देख लेते हैं। तो यहीं पर आप लोग का पहले आप एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग देखेंगे, उसके बाद बोलेस्टर स्प्रिंग देखेंगे। जैसे कि आप लोग का पहले आप लोग का 16.25 देख लीजिए, जो कि आप लोग का AC कोच में यूज होता है। याद रखिए, ये AC कोच के लिए होता है। और इसका एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग, इसका हम लोग हाइट देखेंगे, एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का हाइट देखेंगे, ये होता है 375 mm होता है, सब कुछ mm में। इसी हिसाब से आप लोग देखिए, यहीं पर ये AC के लिए हो गया। इसी हिसाब से नॉन AC के लिए आप लोग का, नॉन AC के लिए एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग, इसका कितना होगा? ये हो जाएगा 360 mm हो जाएगा, जो कि 13 टन होता है नॉन AC आप लोग का बॉगी के लिए। उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे आप लोग का 16.25 टन, जो कि आप लोग का AC के लिए यूज होता है, AC कोच के लिए। इसमें बोलेस्टर स्प्रिंग देखेंगे, बोलेस्टर स्प्रिंग का फ्री हेड देखेंगे, जो कि आप लोग का 400 mm होता है। याद रखिए, उसी हिसाब से हम लोग 13 टन, जो कि आप लोग का नॉन AC आप लोग का बोगी है, इसमें आप लोग का जो बोलेस्टर स्प्रिंग का फ्री हेड हो जाएगा यहीं पर 385 mm। इसको भी जरूर याद रखिए। तो इसी हिसाब से चलिए, एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग के लिए पूछा है, वो भी आप लोग का AC के लिए पूछा है। तो यहीं पर आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा, यहीं से आप लोग जान गए होंगे, इसको गलती मत कीजिए। तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 375 mm। इन BMBS होल एडजस्टमेंट ऑफ कार पुल रॉड टू बी डन व्हेन द व्हील डायमीटर रिचेस टू। ये देखिए ICF कोच के लिए आप लोग का जो बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम होता है, BMBS होल एडजस्टमेंट हम लोग कर पुल रॉड का करते हैं। ये आप लोग का ICF कोच के लिए है। तो हम लोग का BMBC जो होल एडजस्टमेंट करेंगे कल कर पुल रॉड के लिए, तो इसमें जब चक्का का डायमीटर कितना होगा तब जाके होल एडजस्टमेंट करेंगे, दूसरा होल में जलेंगे। तो ये आप लोग का हो जाएगा 839 mm। जब आप लोग का व्हील का डाया हो जाता है, उसी टाइम आप लोग कर पुल रॉड में होल चेंज करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप लोग ये देखिए 60 का आंसर ए के साथ चलिए। रिजिड व्हील बेस ऑफ LHB कोच, ये देखिए जो व्हील बेस हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, ये आप लोग का रिजिड व्हील बेस होता है, जो कि आप लोग का जो एक्सेल बॉक्सा सेंटर से एक्सेल बॉक्स सेंटर का बीच में आप लोग का
एक आप लोग का ट्रॉली में, एक बॉगी में, वही आप लोग का जो डायमेंशन, जो डिस्टेंस रहता है उसको रिजिड व्हील बेस बोलते हैं। तो रिजिड व्हील बेस जो होता है LHB कोच के लिए ये कितना होता है, ये देखिए 2560 mm हो जाएगा। उसी हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए व्हील बेस का देख लेते हैं। पहले आप लोग LHB दिया तो LHB का देख लीजिए। LHB का हो गया 2560, ये mm हो गया, इतना mm। उसी हिसाब से ICF कोच का ये भी देख लीजिए 2896 mm। और आप लोग का गुड्स के लिए वागन में आप लोग का 2000 mm। ये आप लोग पूरा डायमेंशन पूरा याद रख लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर्स ऑफ ईयर डैम्पर इन LHB कोचेस आर, ये देखिए बॉगी बॉडी कनेक्शन के लिए ईयर डैम्पर यूज होता है। तो एक बॉगी में आप लोग का दोनों साइड में एक एक 2 हो जाएगा। इसी हिसाब से टोटल कोच में आप लोग का ईयर डैम्पर का संख्या कितना होगा, 4 के संख्या में होगा। तो आप लोग ईयर डैम्पर देख लीजिए 4 के संख्या में होगा, पर बॉगी 2 2 4। कोडाल लाइफ ऑफ LHB कोचेस, ये देखिए पुराना क्वेश्चन है। इसी हिसाब से पहले जबकि इसका कुछ मेंशन नहीं था या इसको 50 साल बोल के बोला जाता था, लेकिन लेटेस्ट में अभी जो क्वेश्चन आने पर आप लोग 35 ईयर्स कीजिए। पहले तो कुछ मेंशन नहीं था या उसको पकड़ा जाता था 50 ईयर्स बोल के कहीं कहीं पर, लेकिन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में आप लोग का यही ऑप्शन मिलेगा। और आप लोग का LHB कोच का जो कोडाल लाइफ होता है 35 ईयर्स होता है, एकदम गलती मत कीजिए। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव, ये देखिए जो आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछ रहा है इंस्पेक्शन कैरेज के लिए, जो कि आप लोग का जैसे कि GM का सैलून हो गया, DRM का सैलून हो गया, ये सब होता है इंस्पेक्शन कैरेज होता है। तो इसका आप लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो RA होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी है। कोचिंग स्टॉक दुर्घटना में मानव जीवन की जांच देश द्वारा किया जाता है। जब भी कोचिंग स्टॉक का आप लोग का एक्सीडेंट होता है और इसमें कुछ कैजुअलिटी हो जाता है, कुछ इसमें जान माल का नुकसान होता है, आदमी मर जाते हैं, इसी कंडीशन में इसका जो आप लोग का जाँच किया जाता है ये CRS के माध्यम से किया जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये आप लोग का जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये याद रखिए। ये आप लोग का जो नगर उड्डयन मंत्रालय होता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय होता है, आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसके अंतर्गत CRS काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए। कोडाल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेस, ये देखिए कोचों का हल्का उपयोग श्रेणियों का कोडाल लाइफ कितना होता है। जो लाइट यूटिलाइजेशन में यूज किया जाता है उसका कोडाल लाइफ 40 साल होता है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का काम क्या होता है। ये डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। ऑप्शन बी के साथ चलिए। डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड, देखिए डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ पर रहता है, तो ये आप लोग का बफर में रहता है, याद रखिए। तो ये आप लोग का 68 का ए के साथ चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, गलती मत कीजिए। अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम फॉर एनी जॉब इफ 267 मेंस आवर्स इज अलाउड टाइम, व्हाट इज डायरेक्ट मैन पावर रिक्वायर्ड। ये देखिए ये आप लोग का जो CLW पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम होता है, CLW मतलब हो गया, यहीं पर पूर्ण फॉर्म हो गया, पूर्ण रूप हो गया आप लोग का चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का जो पैटर्न होता है, इंसेंटिव स्कीम का एक पैटर्न है, CLW पैटर्न बोल के बोला जाता है। तो इसमें आप लोग का कोई काम के लिए अगर 267 आप लोग का अगर मैन आवर्स अगर इसमें अलाउड टाइम है, तो इसमें डायरेक्ट मैन पावर कितना चाहिए, कितना आदमी डायरेक्ट वर्कर कितना चाहिए, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो जैसे कि देखिए इफेक्टिव जो आप लोग का मैन जो चाहिए, मैन आवर पर मंथ जो चाहिए होता है वो आप लोग का 200 होता है,
200 आप लोग का मैन आवर चाहिए। ये देखिए आप लोग का एक आप लोग का डायरेक्ट वर्कर के लिए आप लोग का पर मंथ यहाँ पर चाहिए आप लोग का 200 मैन आवर चाहिए। जैसे कि आप लोग का पर मंथ 25 आप लोग का वर्किंग डेज रहता है। वर्किंग डेज संडे को आप लोग काट दीजिए तो लगभग आप लोग का 25 डेज वर्किंग आवर रहता है। तो 25 आप लोग का डेज में ये 25 इंटू 8 8 घंटा मिनिमम, तो 200 आप लोग का मैन आवर चाहिए पर महीना। एक डायरेक्ट वर्कर के लिए आप लोग का 200 मैन आवर चाहिए पर मंथ, ये हिसाब होता है। इसी हिसाब से आप लोग का इंसेंटिव स्कीम के लिए इंसेंटिव पाने के लिए आप लोग का क्या होता है, आप लोग का 67 मैन आवर ये आप लोग को एक्स्ट्रा चाहिए या आप लोग का 33 1/3 आप लोग का परसेंटेज ऑफ वर्क, ये आप लोग का जो मैन आवर ज़्यादा चाहिए। तो इसी हिसाब से आप लोग का इसका कैलकुलेशन यही होता है कि आप लोग का पर महीना आप लोग का जैसे कि 267 मैन आवर पर मंथ फॉर 1 डायरेक्ट वर्कर ये रिक्वायरमेंट होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो डायरेक्ट वर्कर आप लोग का कितना चाहिए, एक ही चाहिए आप लोग का फॉर एनी जॉब इफ 267 मैन आवर्स इज अलाउड टाइम। यहाँ अगर 267 मैन आवर चाहिए आप लोग का CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम में, तो यहीं पर आप लोग का डायरेक्ट जो मैन पावर या डायरेक्ट जो आप लोग का स्टाफ चाहिए ये एक की संख्या में चाहिए। ये आप लोग का एक महीना का हिसाब से किया जाता है। तो याद रखिए यहीं पर देखिए 69 का आंसर 1 हो जाएगा। अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम व्हाट परसेंट लीप रिजर्व इज अलाउड। देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत कितना परसेंट छुट्टी आरक्षित रखने का अनुमति है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आप लोग का 12.5% LR चाहिए या लीप रिजर्व, ये भी LR बोल के आता है, इसका फुल फॉर्म होता है लीप रिजर्व। तो आप लोग का कितना परसेंट छुट्टी आरक्षित रखने का अनुमति है, आप लोग का 12.5% छुट्टी रखने का अनुमति है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम फॉर एनी जॉब इफ 100 मैन आवर्स इज द बेसिक टाइम व्हाट इज द कंटीजेंसी अलाउंसेस। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का जो CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसी भी कार्य जॉब के लिए अगर 100 आदमी घंटे मूल समय है तो आकस्मिकता भत्ता परसेंटेज क्या है। ये देखिए कंटीजेंसी अलाउंस या आप लोग का आकस्मिकता भत्ता कितना परसेंट होना चाहिए। अगर एक तो स्टैंडर्ड दिया गया 100 मैन आवर्स बेसिक टाइम दिया गया है, तो इसके लिए जो कंटीजेंसी अलाउंस होता है ये कितना होता है, ये आप लोग का होता है 10% होता है कंटीजेंसी अलाउंस। ये याद रखिए, ये सब जो बताया जा रहा है ये सब लीप रिजर्व आप लोग का 12.5%, कंटीजेंसी अलाउंस 10%, ये सब आप लोग का जो CLW इंसेंटिव आप लोग का स्कीम में सब कुछ ये वर्णित है, ये लिखा गया है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम इसमें बढ़िया तरीक़े से डिस्क्राइब किया गया है। अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम फॉर एनी जॉब इफ 100 मैन आवर्स इज द बेसिक टाइम व्हाट इज द बोनस अलाउंसेस। ये देखिए यहीं पर आप लोग का बोनस अलाउंसेस का आ गया। अगर 100 मैन आवर्स जो बेसिक टाइम होगा इसमें आप लोग का कितना परसेंट बोनस आप लोग को मिलेगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो देखिए 72 का आप लोग का क्या हो जाएगा 33.33%। यही आप लोग का क्या है आप लोग का बोनस अलाउंसेस 33.33% ये हो जाएगा। इसको याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग का बोनस अलाउंस हो गया, कंटीजेंसी अलाउंस हो गया, उसके बाद लीप रिजर्व हो गया। ये तीनों बढ़िया से याद रखिए।
S1302 स्टैंड्स पर, ये देखिए आप लोग का स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। जो आप लोग का स्टैंडर्ड फर्म आप लोग का S1302 होता है, इसका आप लोग का ये फर्म का क्या मतलब है, ये हो जाता है एन इंडेंट फॉर नॉन स्टॉक आइटम। ये नॉन स्टॉक आइटम के लिए, नॉन स्टॉक आइटम के लिए आप लोग का इंडेंट होता है S1302। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय इनएक्टिव स्टोर? इनएक्टिव स्टोर का मतलब क्या है? तो यहीं पर जो स्टोर, जो आप लोग का सामान अगर आप लोग का 24th मंथ तक इशू नहीं हुआ है तो उसको इनएक्टिव स्टोर बोलते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नो इशू ऑफ लास्ट 24 मंथ, पिछला 24 महीना में इसको इशू नहीं किया गया है तो इसको बोलेंगे इनएक्टिव स्टोर बोल के बोलेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCA? ये देखिए IRCA का फुल फॉर्म आप लोग पूछ रहे हैं, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन होता है। तो आप लोग 75 का बी के साथ चलिए, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन आता है, आप लोग का जो NTXR होते हैं ये भी याद रखिए, जो न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर होते हैं ये आप लोग का IRCA के अंतर्गत काम करते हैं, इसका अंडर में ये लोग काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए। यही देखिए कुछ फुल फॉर्म दिया हुआ है जिसको कि आप लोग बढ़िया से जानना जरूरी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCM? JCM का आप लोग का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। देखिए ये हो गया आप लोग का जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। आप लोग का देखिए JCM और PNM रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये बीच बीच में डिस्कस हो रहा है, आप लोग बढ़िया से वीडियो देखिए, आप लोग का इसका रिलेटेड क्वेश्चन श्योर मिलेगा। SWG का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म SWG? स्टैंडर्ड वायर गज होता है, इसका आप लोग का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गज। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो ये आप लोग का जो स्टैंडर्ड वायर गज होता है तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, जो SWG होता है इसमें आप लोग इसका क्या साइज, आप लोग का वायर का साइज, तार का साइज मेजरमेंट करते हैं और सीट का थिकनेस भी मेजर करते हैं, याद रखिए। तो SWG इज यूज टू मेजर साइज ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ सीट। आप लोग का सीट का थिकनेस और आप लोग का जो वायर रहेगा उसका साइज कितना साइज है ये चेक करेंगे SWG से। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन सेकंड क्लास स्लीपर AC 3 टायर। ये देखिए ये आप लोग का ICF रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग का 3 टायर AC में कितना बर्थ रहेगा? तो ICF कोच का 3 टायर AC में 64 बर्थ रहता है। अगर ये LHB हो जाएगा, LHB कोच का 3 टायर होने से ये 72 बर्थ हो जाएगा। और ये LHB आप लोग का 3 टायर इकोनॉमिक क्लास हो जाएगा। इकोनॉमिक अगर हो जाएगा, इकोनॉमिक क्लास में होने से ये हो जाएगा 83 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग का कौन किस टाइप का कोच में कितना बर्थ रहता है ये भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी आप लोग थोड़ा बीच बीच में देखिए, जानने का कोशिश कीजिए। तो यहीं पर आप लोग का सेकंड क्लास स्लीपर AC 3 टायर आप लोग का ICF कोच के लिए दिया हुआ है, ये हो जाएगा आप लोग का 64 बर्थ हो जाएगा। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA। ये देखिए आप लोग का जो WRA सिस्टम लगा हुआ रहता है कोच में, वाटर रेजिंग एपरेटस जो लगा हुआ रहता है, इसमें आप लोग का जो मिनिमम एयर प्रेशर कितना रिक्वायरमेंट होता है ये 0.35 kg/cm। अगर मैक्सिमम देने से, ये मैक्सिमम भी आता है, मैक्सिमम वाला भी क्वेश्चन आता है 0.75 kg/cm², ये मैक्सिमम होता है। दोनों का आप लोग याद रखिए। when equipment are not charged, when equipment are not charged DV is isolated। ये देखिए सॉरी फ्रेंड्स, which equipment are not charged when DV is isolate। ये देखिए आप लोग का DV को अगर आइसोलेट कर देंगे तो क्या क्या इसमें चार्ज नहीं होगा, इसमें आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर और ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होगा, ये याद रखिए आप लोग का। ये देखिए ट्विन पाइप सिस्टम के लिए, ट्विन पाइप सिस्टम के लिए आप लोग का जो कंट्रोल रिजर्वर और
ब्रेक सिलेंडर, ये दोनों चार्ज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पकड़ लीजिए किसी कारण आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है या कुछ ब्रेक रिलेटेड कुछ इशू हो जाता है कोई भी कोच में, तो हम लोग क्या करते हैं, डीवी को आइसोलेट करते हैं। तो डीवी का काम यही होता है कि आप लोग का एप्लीकेशन रिलीज और आप लोग का जो करंट प्रेशर जो रहता है उसको मेंटेन करके रखता है। मेनली इसका एप्लीकेशन रिलीज का काम होता है। तो डीवी आइसोलेट हो जाने से ना एप्लीकेशन होगा ना रिलीज होगा। तो जैसे कि आप लोग बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो ईआर का कनेक्शन बीसी के साथ हो जाता है, लेकिन यहीं पर आप लोग का डीवी ही आइसोलेट है तो ये फंक्शन होगा नहीं। तो इसी हिसाब से आप लोग जब भी जैसे कि डीवी को आइसोलेट करते हैं, मैनुअल रिलीज करके आइसोलेट कर देते हैं, उसी टाइम कंट्रोल रिजर्वर का भी प्रेशर निकल जाता है। तो वही कंडीशन में आइसोलेट कर देने से आप लोग का डीवी आइसोलेट हो जाने से क्या होगा, ना आप लोग का ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर आएगा, ना कंट्रोल रिजर्वर भी चार्ज होगा। ये ट्विन पाइप सिस्टम में। इसी हिसाब से अगर सिंगल पाइप अगर होगा, सिंगल पाइप सिस्टम में, तो इसमें आप लोग का जो सीआर भी चार्ज नहीं होगा, बीसी भी चार्ज नहीं होगा और आप लोग का ईआर भी ऑक्सिलरी रिजर्वर भी चार्ज नहीं होगा। ये भी याद रखिए। लेकिन यहीं पर आप लोग का देखिए कि सही आंसर आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर और ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा। हालांकि इसमें सिंगल पाइप और ट्विन पाइप मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन रेगुलर क्वेश्चन के तौर पर हम लोग ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। कंट्रोल रिजर्वर और ब्रेक सिलेंडर सही आंसर होगा। हॉलो टायर इज मेजर्ड बाय, देखिए हॉलो टायर जो मेजर करेंगे आप लोग क्या टायर डिफेक्ट गेज में इसको मेजर करते हैं। याद रखिए टायर डिफेक्ट गेज, ऑप्शन सी के साथ चलिए। जो भी आप लोग का डिफेक्ट सब होता है 7 प्रकार का डिफेक्ट्स, इसको भी आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम लोग हॉलो टायर को मेजर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय WMS, ये देखिए WMS का आप लोग का पूर्ण रूप क्या है, वर्कशॉप रिलेटेड फुल फॉर्म है। ये हो जाएगा आप लोग का वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट होता है। WMS हो गया वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो आप लोग का जो सस्पेंस अकाउंट होता है ये वर्कशॉप रिलेटेड है, जो कि आप लोग का कैपिटल जो कैपिटल रहता है, इसका हेड जो रहता है कैपिटल 7200 के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग का एक तो सस्पेंस हेड है अंडर अकाउंट, आप लोग का जो अंडर कैपिटल कितना 7200 के अंतर्गत आप लोग का वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट आता है। यह भी याद रखिए। फुल फॉर्म ऑफ EMD इन कंट्रैक्ट टर्म, ये देखिए आप लोग का जो टेंडर कंट्रैक्ट होता है उसी के आप लोग का तहत आप लोग का फुल फॉर्म EMD का पूछ रहे हैं। तो ये होता है आप लोग का एर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। एर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है जब भी आप लोग का कोई भी टेंडर या कंट्रैक्ट आप लोग का निकलता है, तो जितना आप लोग का बिडर्स रहते हैं जो कि आप लोग का इस टेंडर फॉर्म भरते हैं या कंट्रैक्ट अप्लाई करते हैं, इसके लिए आप लोग का एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है जिसको कि EMD बोल के बोला जाता है। इससे क्या आप लोग का सुविधा होता है कि अगर कोई किसी कारण आप लोग का इसमें डमी बीड ना डाल दें या फेक बीड ना डाल दें, इसके चलते ही EMD लिया जाता है। तो ये भी याद रखिए, जो EMD होता है टेंडर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। एर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हर बीडर को ये EMD जमा करना पड़ता है, जो कि बाद में रिफंडेबल है, बाद में उसको दे दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। ये भी याद रखिए। PTC का पूर्ण रूप, ये देखिए PTC का पूर्ण रूप पूछा है, तो आप लोग का PTC का पूर्ण रूप क्या होगा, आप लोग इसको कमेंट्स में बता सकते हैं PTC का क्या होगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 84 का आप लोग का देखिए ये हो जाएगा आप लोग का प्रूविंग टेस्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, या आप लोग का इसको आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग का PTC का पूर्ण रूप क्या होता है। ये हो जाएगा आप लोग का प्रूविंग टेस्ट सर्टिफिकेट, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRF, ये देखिए DRF का फुल फॉर्म होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ऑप्शन ए के साथ चलिए। जो भी पुराना सामान है एसेट्स है उसको रिप्लेसमेंट करेंगे या रीन्यू करेंगे, इसके लिए DRF फंड यूज होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड यूज होता है। याद रखिए।
व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ROR? ये देखिए ROR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ रिटर्न होता है, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है। ROR का फुल फॉर्म है रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन सी के साथ चलिए। कोडाल लाइफ फॉर वेल्डिंग इक्विपमेंट इज डेस ईयर? ये देखिए आप लोग का कोडाल लाइफ वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के लिए पूछ रहे हैं, तो वेल्डिंग ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए इसका। आप लोग का वेल्डिंग इक्विपमेंट के लिए 10 साल कोडाल लाइफ होता है। कोडाल लाइफ ऑफ लाइट और हैवी मोटर व्हीकल्स इज डेस ईयर? ये देखिए मोटर व्हीकल आप लोग का लाइट हो या हैवी हो, आप लोग का हल्का या भारी, आप लोग का मोटर यान जो होता है इसका कोडाल लाइफ पूछ रहे हैं, जो कि 10 साल होता है, याद रखिए। वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन ऑफ MNP आइटम सैंक्शन बाय रेलवे बोर्ड? ये देखिए यहीं पर वैलिडिटी पूछ रहे हैं। सैंक्शन ऑफ MNP आइटम मशीनरी एंड प्लांट आइटम जो आप लोग का सैंक्शन होता है उसका वैलिडिटी पूछ रहा है, जो कि रेलवे बोर्ड का द्वारा होता है। तो इसका वैलिडिटी कितना रहता है? इसका जो वैलिडिटी रहता है ये 5 साल के लिए रहता है वैलिडिटी। वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन ऑफ MNP आइटम सैंक्शन बाय GMs OOT? ये देखिए आप लोग का वैलिडिटी सैंक्शन पूछ रहा है, जो MNP आइटम मशीनरी प्लांट आइटम GM द्वारा जो सैंक्शन होता है इसका वैलिडिटी पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का एक वर्ड है, देखिए OOT जो है इसका मतलब है आउट ऑफ टर्न है, आउट ऑफ टर्न है। GM के द्वारा जो आउट ऑफ टर्न आप लोग का जो MNP आइटम इसका सैंक्शनिंग का वैलिडिटी पूछ रहे हैं। तो GM द्वारा जो सैंक्शन होता है इसका वैलिडिटी कितना होगा? तो इसका आप लोग का वैलिडिटी हो जाएगा 3 साल के लिए वैलिडिटी हो जाएगा, और रेलवे बोर्ड द्वारा जो होता है वो 5 साल के लिए वैलिडिटी रहता है। दोनों को याद रखिए, GM द्वारा जो वैलिडिटी होगा MNP आइटम ये 3 साल के लिए, और रेलवे बोर्ड द्वारा जो आप लोग का सैंक्शन होगा MNP आइटम मशीनरी एंड प्लांट आइटम उसका वैलिडिटी 5 साल रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ RSP? ये देखिए RSP का फुल फॉर्म क्या होता है? रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम होता है। जो भी व्हील एक्सेल आप लोग का प्लांट खरीदा जाता है यही RSP प्रोग्राम के अंतर्गत ही खरीदा जाता है। व्हाट इज द फॉर्म यूज टू सेंड एक्सीडेंट रिपोर्ट टू व्हाट फॉर्म इज यूज टू सेंड एक्सीडेंट रिपोर्ट टू डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री? ये देखिए कुछ भी अगर एक्सीडेंट हो गया है तो इसके लिए फॉर्म हम लोग फिलअप करेंगे और इसको फैक्ट्री का जो डायरेक्टर रहेंगे उनके पास भेजेंगे। तो ये फॉर्म का संख्या क्या है, फॉर्म का नंबर क्या है, कौन सा फॉर्म आप लोग फिलअप करेंगे जब भी कोई एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट रिपोर्ट को डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री का डायरेक्टर को भेजेंगे, तो कौन सा फॉर्म आप लोग इसमें यूज करेंगे, इसको फिलअप करेंगे। तो ये आप लोग का फॉर्म नंबर 17 है, फॉर्म नंबर 17 याद रखिए। जो भी कुछ नया तरीका का कुछ क्वेश्चन लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जैसे भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इन व्हाट पीरियड ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्ट शुड बी सेंड टू डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री? यहीं पर पूछ रहा है कि किस अवधि में दुर्घटना की रिपोर्ट कारखाना का निर्देशक को भेजी जानी चाहिए। कितना आप लोग का समय में आप लोग का इसको एक्सीडेंट जो रिपोर्ट डायरेक्टर को भेजना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये आप लोग का होता है विद इन 12 आवर्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। ये देखिए जो एक्सीडेंट हो जाता है उसका 12 घंटा के अंदर ही आप लोग का विद इन 12 आवर्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ इंसिडेंट जो आप लोग का घटना घटता है उसका 12 घंटा के अंदर आप लोग को जैसे भी रिपोर्ट डायरेक्टर को भेज देना चाहिए, जिसके लिए फॉर्म नंबर 17 यूज करते हैं। दोनों क्वेश्चन को याद रखिए। विच इज नॉट द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? ये देखिए PPE का यहीं पर फुल फॉर्म दे दिया है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोग को पूछता है PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हुए जो भी हम लोग कोई भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या डिपो में काम करते हैं, हमेशा IO सेट ROS सेट में काम करते हैं, हमेशा PPE के प्रति ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हेलमेट हो गया, आप लोग का ग्लोव्स हो गया, इसके बाद सेफ्टी शूज हो गया, वेल्डिंग गगल्स हो गया, ये सभी आप लोग का PPE होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर नीचे में दिया गया है, तो कौन सा आप लोग का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है पूछ रहा है। तो यहीं पर देखिए हेलमेट जो है ये है आप लोग का, लेग गार्ड ये भी PPE है आप लोग का, देखिए रेस्पिरेटर है ये भी आप लोग का PPE है। यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, सभी आप लोग का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है।
व्हाट टेस्ट द पेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉइज पेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉइज वर्किंग विथ केमिकल्स एंड एसिड शैल अंडरगोज पर एक्ट। ये देखिए यहीं पर जो भी पेंट शॉप में काम करते हैं या कोई भी केमिकल और एसिड रहने वाला जगह में काम करते हैं तो उनके लिए क्या टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाएगा ये क्या टेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का एक्सरे एंड पीएफटी टेस्ट वंस इन ए ईयर। ये देखिए आप लोग का एक साल में जैसे भी एक्सरे और पीएफटी टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पीएफटी मतलब हो गया पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट होता है। ये पीएफटी का मतलब जो लंग्स का टेस्ट होता है या इसको बोल सकते हैं पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये टेस्ट आप लोग का वंस इन ईयर एक साल में एक बार जैसे भी आप लोग को टेस्ट करवाना है। क्यों बोलने से आप लोग पेंट शॉप में ये काम कर रहे हैं या आप लोग का जो भी सब रिलेटेड है केमिकल और एसिड शॉप में काम करते हैं, इसके लिए एक्सरे और पीएफटी टेस्ट बहुत ज़रूरी है जो कि एक साल में एक बार करवाना चाहिए। व्हाट टेस्ट द ईओटी क्रेन ड्राइवर्स फॉर्क लिफ्ट ड्राइवर्स एसेट्रा सल अंडरगोज पर एक्ट। ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं कि आप लोग का जो ईओटी क्रेन का ड्राइवर होते हैं या फॉर्क लिफ्ट ड्राइवर होते हैं उन लोगों के लिए क्या टेस्ट ज़रूरी है, पूछ रहे हैं यहीं पर। तो ये आप लोग का जो टेस्ट होता है आई टेस्ट होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी टेस्ट होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी टेस्ट या आई टेस्ट बोलते हैं वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार इन लोग को आई टेस्ट करवाना ज़रूरी है जो कि आप लोग का इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में काम करते हैं या फॉर्क लिफ्ट चलाते हैं। ये सब ड्राइवर के लिए आप लोग का आई टेस्ट बहुत ज़रूरी है जो कि एक साल में एक बार करवाना चाहिए। What is the standard hours per week for employee coming under continuous classification of HOER? देखिए HOER आप लोग का आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो रेगुलेशन होता है इसमें आप लोग का 4 कैटेगरी का एम्प्लॉई रहते हैं। तो 4 कैटेगरी का जो एम्प्लॉई रहते हैं इसमें एक कंटिन्यूस कैटेगरी है। तो कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए आप लोग का स्टैंडर्ड आवर्स दिया है। एक सप्ताह के लिए स्टैंडर्ड कितना टाइम कितना घंटा तक वो लोग काम करेंगे जो कि कंटिन्यूस कैटेगरी में आएंगे। इनके लिए आप लोग का 48 आवर्स एक हफ्ता में इतना स्टैंडर्ड वर्किंग आवर होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक। ये देखिए यह 4 आप लोग का जो दिया गया है इसमें कौन सा नॉन मैग्नेटिक है, गैर चुंबकीय धातु है। तो ये देखिए यहीं पर आप लोग का निकेल तो आप लोग का मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मेटल है, आयरन भी है, कास्ट आयरन भी है। लेकिन आप लोग का जिंक जो है ये नॉन मैग्नेटिक है, गैर चुंबकीय पदार्थ है या धातु है। Which one of the following will have highest value of thermal conductivity? ये देखिए यहीं पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं, उष्मीय चालकता पूछ रहे हैं, किसमें उच्चतम मूल्य होगा। तो यहीं पर जो कपर है, कपर में आप लोग का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which of the following is not a grouped under surface finishing ऑपरेशन? ये देखिए यहीं पर जो 3 ऑपरेशन दिया गया इसमें कौन सा आप लोग का सरफेस फिनिशिंग का ऑपरेशन नहीं है। ये देखिए जो बफिंग होता है ये भी आप लोग का हॉर्निंग लैपिंग होने के बाद ये बफिंग ऑपरेशन किया जाता है। हॉर्निंग और लैपिंग के साथ ये बफिंग रिलेटेड है। इसके बाद पॉलिशिंग, इसमें भी सरफेस पॉलिशिंग किया जाएगा, बफिंग में भी किया जाएगा। लेकिन आप लोग का सोइंग जो है ये आप लोग का सरफेस फिनिशिंग का ऑपरेशन नहीं है, ये कटिंग ऑपरेशन है। तो यहीं पर आप लोग का जो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन नहीं है पूछ रहा है तो इसमें आप लोग का सोइंग हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। 9 अनुच्छेद है, 9 आर्टिकल्स है जो कि आप लोग का 343 टू कितना होता है, ये 351 होता है। ये 9 आर्टिकल्स है आप लोग का पार्ट 17 में। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ रहा है आप लोग का
टोटल कितना चैप्टर है, पार्ट 17 में पूछ रहे हैं। यहाँ आप लोग का भाग पूछ रहे हैं, तो भाग आप लोग का क्या हो जाएगा ये आप लोग कमेंट्स में बताइए कितना होगा। आप लोग का पार्ट 17 में टोटल चैप्टर पूछ रहा है, तो इसको कमेंट्स में बोलिए, आप लोग जवाब दीजिए। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड, आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पूछ रहा है, राजभाषा नियम पूछ रहा है, कब पारित हुआ था, 1976 में। उसी हिसाब से आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज, आप लोग का एक्ट जहाँ आ जाएगा वहीं पर अधिनियम आ जाएगा, तो ये 1963 हो जाएगा। जहाँ एक्ट आ जाएगा अधिनियम आ जाएगा, देखिए नियम आप लोग का अधिनियम दोनों ही अलग है, तो यहीं पर आप लोग का एक्ट आ जाने से, कब पारित हुआ होने से 1963 हो जाएगा। और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जब होगा तो यही कंडीशन में 1976 होगा, इसको भी याद रखिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु फॉल्स अंडर व्हिच रीजन, राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है, ये आप लोग का रीजन सी या ग क्षेत्र में तमिलनाडु आता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ हिंदी समिति या कमिटी, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मैनी हिंदी कोर्सेस आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये देखिए आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए 4 कोर्स, अभी पहले तो 3 ही था, अभी 4 कोर्स हो गया है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन में आप लोग 4 के साथ ही चलिए। जैसे कि आप लोग का जो प्रिलिमिनरी कोर्स होता है प्रबोध होता है, प्रबोध प्रारंभिक कोर्स होता है। उसके बाद आप लोग का प्रवीण होता है, ये भी याद रखिए, प्राज्ञा होता है, और एक कोर्स अभी ऐड किया गया है पारंगत। तो टोटल आप लोग का 4 कोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 4 कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के लिए 4 पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके रिलेटेड भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, जो कि पहले आप लोग का 3 ही था, अभी लेटेस्ट में ये 4 हो गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग हिंदी नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स, हिंदी में उपन्यास और कहानी लिखने के लिए आप लोग को जो पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है, ये होता है आप लोग का प्रेमचंद पुरस्कार होता है, याद रखिए। इसी हिसाब से आप लोग का जो पोएट्री लिखेंगे, पोएम लिखेंगे, जो कि आप लोग का कविता या कविता संकलन के लिए आप लोग को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखिए। What is the target fixed for letter in Hindi sent from C region to A, B and C region and B and C region, ये देखिए what is the target fixed for letter in Hindi sent from C region to A। उसके बाद आप लोग का दिया है C region to A, B and C region। तो यहीं पर ग क्षेत्र से क, ख और ग क्षेत्रों के भेजे जाने वाली हिंदी पत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है, ये लेटर हम लोग भेजेंगे सी रीजन टू ए, बी रीजन को भेजेंगे। तो इसके लिए क्या टारगेट फिक्स किया गया है, कितना परसेंट इसका आप लोग का लक्ष्य रखा गया है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। रीजन सी से रीजन ए, बी इसके लिए पूछ रहा है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा 55% हो गया, ये हो जाएगा आप लोग का 55%। इसको टारगेट फिक्स किया गया है, आपका लेटर कोई सी रीजन से ए, बी और सी रीजन को भेजेंगे, इसके लिए 55%। व्हाट इज द टारगेट फिक्स फॉर डॉक्यूमेंट कमिंग अंडर सेक्शन 3(3) ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है, ये आप लोग का निर्धारित लक्ष्य कितना हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का सेक्शन जो धारा 3(3) के अंतर्गत पूछा गया है। तो इसके लिए जो हो जाएगा ये 100% होगा, इसको याद रखिए। दोनों क्वेश्चन में अंतर देख लीजिए
और उसी हिसाब से याद रखिए। व्हाट इज द एडिशनल वेटेज गिवन टू ए नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय फॉर एसेसिंग अवार्ड अंडर 10,000 वर्ड्स अवार्ड स्कीम। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है किसी गैर हिंदी भाषी कर्मचारी को 10,000 शब्दों की पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करने के लिए अतिरिक्त 2 वेटेज दिया जाता है। कितना दिया जाता है? यहीं पर आप लोग का नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय के लिए कुछ इन लोग को वेटेज दिया जाता है। उन लोग को कौन सा अवार्ड के लिए? जिसमें आप लोग का 10,000 शब्द में जो लिखेंगे अवार्ड, वही स्कीम के लिए आप लोग को जो वेटेज दिया जाएगा, जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले एरिया से आएंगे, वही एम्प्लॉय के लिए कितना % उन लोग को ज़्यादा मार्क्स दिया जाएगा। यहीं पर वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का वेटेज दो दिया जाएगा 20% तक उनको। यहीं पर देखिए वेटेज दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो हुबली गैरेज एंड रिपेयर वर्कशॉप का जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर यहीं पर समाप्त हो रहा है, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स के पास अगर कुछ क्वेश्चन पेपर है, अगर वो सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग मेल नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसी में ही आप लोग क्वेश्चन पेपर को सेंड कीजिए। USCTH340@gmail.com, इसी में आप लोग शेयर कर सकते हैं आप लोग का क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग के पास कोई डिवीज़न का, डिपार्टमेंट का अगर क्वेश्चन है CNW रिलेटेड, मैकेनिकल रिलेटेड, तो ज़रूर सेंड कीजिए। और आप लोग को किसी को अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए, उसका आंसर चाहिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यही मेल एड्रेस पर आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और एक चीज़ देखिए कि कम्युनिटी सेक्शन में हमेशा आप लोग देखिए ये चैनल पर कि आप लोग को डेली 10-10 क्वेश्चन आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जा रहा है, उसका आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसमें आप लोग का प्रैक्टिस और भी होगा और आप लोग मजबूत होंगे, आप लोग का प्रिपरेशन बढ़िया रहेगा। और आप लोग के लिए इस चैनल में देखिए सुपर थैंक्स आप लोग का ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आप लोग वॉलंटरीली स्वयंकृत रूप से कुछ अगर चैनल का इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ आप लोग दे सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़िया से प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।